आज हम अपना 5th चैप्टर का इक्विलेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि ये वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट्स नहीं है, मैथ्स का थ्योरी पार्ट्स है, थ्योरी पोर्शन है ये। सबसे पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स क्या था? ही वाज मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड्स, जिसने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताया। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन है, जहां पर उसने ज्योमेट्री का मतलब क्या बताया कि ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में तोड़ा गया, जियो प्लस मेट्रीन। ओके, जहां पे जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, और मेट्रीन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या मतलब हुआ कि अर्थ का मेजरमेंट। ठीक है, इसने क्या बताया? ग्रीक जो है वो यूक्लिड्स ग्रीक से मैथमेटिशियन है, जहां पर उसने ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में तोड़ा है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रीन मीन्स मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट करना। ठीक है, उसके बाद इसने इस चैप्टर में दो चीजें बताई है हमने। फर्स्ट एक्सॉइम्स, ये आपने पहले नाम सुना है। सेकेंड पोस्टुलेट। इस पूरे चैप्टर में उसने एक्सॉइम एंड पोस्टुलेट के बारे में हमें बताया है। ठीक है, अब एक्सॉइम और पोस्टुलेट को पढ़ने से पहले कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये होते क्या है, वो सब चीजें पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग से कि हमें सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होती है, देन उसके बाद एक्सॉइम और पोस्टुलेट आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सॉइम, पोस्टुलेट और थ्योरम एंड कोरोलरी। नाम सुना है? इन चारों में क्या डिफरेंस है, इन चारों का डिफरेंस भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मेनली तो इसमें एक्सॉइम और पोस्टुलेट है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? कोई बता सकता है? सेंटेंस क्या होता है? स्टार्टिंग सेंटेंस से होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का कलेक्शन। ठीक है, उसको प्रॉपर एक सेंटेंस बोला जाता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा ये कि सेंटेंस क्या होता है, कि हम कुछ वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होता है तो उसके बाद नंबर आता है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या होती है? सेंटेंस सबको समझ में आया? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है कि वर्ड्स का कलेक्शन सेंटेंस कहलाता है। देन उसके बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि हमें कोई चीज है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है, वो हमें प्रूव करनी होती है। वो हमें क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। यानी हमारे पास कोई भी एक चीज है, वो सही हो या गलत हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, हम उसको उसके ऊपर जज, उस सेंटेंस के ऊपर जज करेंगे कि वो चीजें सही है या गलत है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद जब सेंटेंस से स्टेटमेंट बनता है, देन स्टेटमेंट से निकल के आते हैं एक्सॉइम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना सकते हैं। क्या टेबल बना सकते हैं कि सेंटेंस, इससे निकलकर क्या आता है? स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट से निकलकर क्या आता है? एक्सॉइम, पोस्टुलेट, थ्योरम, ठीक है, और कोरोलरी। ये चारों चीज निकल के आती है। सबसे पहली बात ये देखो, सेंटेंस हमारे क्या था? इस चीज टेबल को कर लेते हैं पहले। सेंटेंस हमारे पहले जमाने में लोग ऐसे कह देते थे कि अर्थ है वो फ्लैट है। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज ऑब्जर्व नहीं की थी तब तक, तो वो बस ऐसे ही बोल देते थे कि अर्थ है वो हमारा फ्लैट है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वो वहां पर क्या था? सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस से स्टेटमेंट में कब कन्वर्ट हुआ? कि जब हम उस चीज को हमने ऑब्जर्व किया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी मैंने बताया था स्टेटमेंट क्या होता है कि सेंटेंस को जज करना कि वो सही है या गलत है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। तो जब हमने क्या बोला, पहले वाले लोगों ने बोला कि अर्थ हमारा फ्लैट है, तो वो तो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व करके नहीं बोला था, वो चीज की ऑब्जर्व किया, छानबीन की उस चीज की सच्चाई पता की कि वो सही है या गलत है। उसके बाद जब उन्होंने क्या किया कि उस सेंटेंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसकी छानबीन करना शुरू करी, तो उनको पता चला कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। क्यों? फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह यूज करके उन्होंने पता लगाया कि
सच्चाई की, तो वो क्या बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई। कि स्टेटमेंट क्या होती है कि हमारे पास किसी भी सेंटेंस को जज करना कि वो सही है या गलत है, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट से देन निकल के आए एक्सोइम, पोस्टुलेट, थ्योरम एंड कॉरोलरी। तो जिसके डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये किसी को नोट डाउन करना है या फिर मैं रब कर दूं? बोलिए भाई, कर लिया? ओके, वैसे आपको वीडियो भी सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद अब आप देखेंगे हम कि एक्सोइम क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होता है। एक्सोइम और पोस्टुलेट सेम चीज होती है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, एक्सोइम और पोस्टुलेट सेम चीज होती है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये चीज एक्चुअली होते क्या है। एक्सोइम्स और पोस्टुलेट, इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, इनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी प्रूव होते हैं। जो भी इनके अंदर जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है, उसको हम प्रूव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है मेरे पास कि हाफ प्लस हाफ, मुझे पता है कि अगर किसी कंप्लीट चीज को हाफ में डिवाइड किया जाता है, तो एक हाफ पार्ट इन सेकंड हाफ पार्ट को जब हम प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है, फुल कर बनता है, फुल पार्ट बन जाता है। तो क्या हमें इसको प्रूव करने की जरूरत है हमें? नहीं, ये जो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, तो एक्सोइम पोस्टुलेट क्या होते हैं कि जिन ऐसी स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। ये तो मैथ में एग्जांपल हो गया। मान लो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ से हम बोल दें कि सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि डेली जब सुबह होती है तो ऑटोमेटिकली सनराइज होता है ईस्ट से, तो ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। या फिर एग्जांपल ले लो कि सन सेट्स इन द वेस्ट, जब सेट्स होता है तो वो वेस्ट के अंदर होता है, तो इस चीज को भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था एक्सोइम और पोस्टुलेट, ऐसी स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, जो ऑलरेडी प्रूव होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्सोइम्स को हम ओवरऑल मैथ्स में यूज कर सकते हैं, एक्सोइम को हम ओवरऑल मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स को ओनली ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? एक्सोइम्स को हम क्या करते हैं, मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट, पूरे मैथ्स में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट जो होता है उसको हम सिर्फ अपने ज्योमेट्री पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। ये था एक्सोइम, पोस्टुलेट। उसके बाद थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम ये होती है कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत होती है। ठीक है, थ्योरम आपने काफी सारी थ्योरम्स पढ़ी है, उसमें ये बोला गया है कि इस थ्योरम को ऐसे प्रूव कीजिए। तो उस ऐसी थ्योरम क्या होती है, जो ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एक चीज अब ध्यान से सुनना, जब हम उनको प्रूव करते हैं तो उनको प्रूव करने के लिए भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज का हमें सहारा लेना पड़ेगा कि भाई हमें इस चीज का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो जिस चीज का हमें सहारा लेना पड़ता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है, वो क्या होते हैं? एक्सोइम एंड पोस्टुलेट। एक्सोइम और पोस्टुलेट को यूज करके हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। समझ में आया कि थ्योरम क्या होती है? थ्योरम ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां पर हमें उसके प्रूव करना जरूरी होता है, लेकिन एक्सोइम और पोस्टुलेट में वो ऑलरेडी प्रूव होते हैं, वहां पर प्रूफ की जरूरत नहीं होती। और एक्सोइम और पोस्टुलेट को ही यूज करके हमें थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, हाँ जैसे एक एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपने पढ़ा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसमें बोला है कि जो एक्सटीरियर एंगल को क्या होता है, हमें एक्सटीरियर ये प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल जो सब में 180 डिग्री, हमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है।
तो क्या करते हैं कि जब हम इस एंगल को लेकर कि इन दोनों सम का अपोजिट एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इस चीज को जब हम प्रूव करते हैं तो इसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी अनदर थ्योरम की जरूरत पड़ती है। कौन सी थ्योरम की पड़ती है, एक्सटीरियर इंटीरियर थ्योरम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब हम उस थ्योरम को भी प्रूव करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक्सोइम पोस्टुलेट। तो इनडायरेक्टली हमें थ्योरम्स में, अब जब इस थ्योरम को यूज किया हमने तो हमें सेकंड थ्योरम की जरूरत पड़ी, जब हमने उस थ्योरम को यूज किया तो हमें एक्सोइम पोस्टुलेट की जरूरत पड़ी। तो इनडायरेक्टली इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एक्सोइम और पोस्टुलेट। तो इस तरह से मान लो आपके पास उसने बोल दिया कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट के जब चारों साइड जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, तो वो चीजें भी हमें प्रूव करके दिखानी पड़ेंगी। तो प्रूव करने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज चाहिए हमें कि हम किसी चीज का यूज करके उस चीज को प्रूव करें, तो वो क्या होता है, थ्योरम होता है, ठीक है। उसके बाद कोरोलरी, लास्ट पार्ट। कोरोलरी क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी सच्चाई, मतलब वो स्टेटमेंट कितनी सच है कितनी गलत है, वो चीज जानने के लिए हमें थ्योरम का यूज करना पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमें प्रूव करने के लिए, जिसकी सच्चाई प्रूव करने के लिए हमें अनदर थ्योरम की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोलरी। थ्योरम के अंदर प्रूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सोइम पोस्टुलेट। लेकिन कोरोलरी को प्रूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, थ्योरम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चारों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि एक्सोइम्स और पोस्टुलेट क्या होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी प्रूव होती है। इन दोनों में डिफरेंस, एक्सोइम्स हम ओवरऑल मैथ्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट होते हैं वो हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आती है थ्योरम। थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि जैसे कोई भी थ्योरम होती है और आपको बोला गया है कि ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो उस चीज को आप प्रूव करने के लिए, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें होती क्या है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक्सोइम और पोस्टुलेट की जरूरत होती है, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ट्रायंगल का ही ले लिया था, ठीक है, और उसमें बोला गया था, आपने ये देखना 6th 7th 8th कौन सी क्लास उसकी बुक में निकाल के देखना कि आपके पास एक ये थ्योरम है, उस थ्योरम को बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला और ये वाला एंगल। तो अगर मैं इसको 1 2 3 एंड 4, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये चीज हमें प्रूव करनी है थ्योरम। ये एंगल 4 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 के सम के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ चीज की तो जरूरत पड़ेगी ना, चाहे कोई एक्सोइम हो या पोस्टुलेट हो, क्योंकि हम उन चीजों का इसमें यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो प्रूव होती है, ठीक है। तो वो बस हमें इसमें लगा सकते हैं, देन उसके बाद हम अपनी थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉपर्टी वो थ्योरम यूज करनी पड़ती है, ठीक है। थ्योरम यूज करनी पड़ती है। जब हम इस थ्योरम का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे वैसे हम इस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक्सोइम की या फिर पोस्टुलेट की, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक्सोइम और पोस्टुलेट होते तो सेम चीज है, लेकिन इनमें जो माइनर से डिफरेंस है वो क्या है, ये ओवरऑल मैथ्स में यूज किया जाता है, ये ओनली ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सोइम पोस्टुलेट्स की, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब हमने ये थ्योरम प्रूव की है तो हमें किसकी जरूरत पड़ी है, एक्सोइम और पोस्टुलेट की। यानी हमें किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज क्या होती है, एक्सोइम पोस्टुलेट, जो कि ऑलरेडी प्रूव होती है, बस हमें उसमें वो लगाना है कि ये वाले एक्सोइम है, ये इस चीज में लग जाएगी, देन ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक्सोइम और पोस्टुलेट की।
लेकिन कॉरोलरी में जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी होती है उसमें हमें कौन सी थ्योरम का यूज करके हमें प्रूव करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये थ्योरम मुझे प्रूव, मान लो ये कॉरोलरी है मेरे पास, ठीक है, तो इस कॉरोलरी को मुझे प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, ये कॉरोलरी हुआ, ठीक है। लेकिन जब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक्सोइम पोस्टुलेट की जरूरत पड़ेगी, तब वो थ्योरम कहलाएगी, कॉरोलरी नहीं कहलाएगी। कॉरोलरी में सिर्फ थ्योरम का यूज होगा, लेकिन थ्योरम का प्रूफ करने में किसका यूज होगा, एक्सोइम एंड पोस्टुलेट का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी बताया ना बेटा, एक्सोइम क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कुछ भी स्टेटमेंट दे दी जाएंगी आपको कि जो ऑटोमेटिकली प्रूव होंगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, न्यूमेरिकल डेली लाइफ से भी लिया था एंड मैथ से भी हमने एग्जांपल लिया था कि हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। क्या आपको इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो? ये तो पहले से प्रूव है कि अगर हम एक फुल चीज को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो उसका ऐड वो क्या होता है, फुल चीज होती है। तो इसको हम प्रूव थोड़ी ना कर सकते, ये तो ऑलरेडी प्रूव है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सोइम कहलाता है। तो एक्सोइम और पोस्टुलेट क्या होता है कि एक्सोइम ऐसी चीजें, ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है, हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल डेली लाइफ से कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप उसको प्रूव करोगे नहीं, क्योंकि वो डेली काम है, वो चीजें नॉर्मल है, रेगुलर होती हैं, ठीक है, उसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक्सोइम और पोस्टुलेट कहलाते हैं। लेकिन एक्सोइम और पोस्टुलेट में डिफरेंस इतना ही है कि एक्सोइम है हम अपने मैथ्स में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट होते हैं वो हम कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी बुक्स में एक्सोइम्स गिवन है, ठीक है, 7 एक्सोइम्स गिवन है, 5 पोस्टुलेट गिवन है। तो वो देखते हैं कि हम क्या कहते हैं। फर्स्ट एक्सोइम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल। हर एक की स्टेटमेंट देखना कि हमें क्या बोलता है, टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सोइम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ चीजें हैं वो सेम है, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे एग्जांपल ले लिया, अगर ए है वो भी एक्स है, अगर बी है और वो भी एक्स है, तो अगर हमारे पास कुछ चीजें सेम है तो जो चीजें सेम है वो आपस में भी क्या होंगी, सेम होंगी, यानी इक्वल होगी, क्योंकि ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये चीजें आपने पढ़ी है कि ए बी के इक्वल है एंड बी है वो सी के इक्वल है, तो क्या ए और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो यही स्टेटमेंट बोल रही है कि कुछ चीजें इक्वल होंगी जब वो सेम होती है ना, कुछ अपनी उस दूसरी चीजों के सेम होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती है। जैसे ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू एक्स है, तो ए और बी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। समझ में आया? ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई दो चीजें हैं, दो हो या फिर और भी उससे भी ज्यादा हो, अगर वो सेम है, हमारे पास इक्वल है, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके। उसके बाद सेकेंड एक्सोइम क्या कहता है हमारे पास, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर added to equals the wholes are equal। क्या बोला गया है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर, अगर हम किसी भी पार्ट में इक्वल चीजें ऐड करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली आपस में ऐड होंगी। मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, या फिर एक न्यूमेरिकल मैथ्स का ही ले लो, मान लो ये 5 है, दोनों सेम है, और बोले कि अगर दोनों में हम इक्वल चीजें ऐड करेंगे तब भी वो आपस में इक्वल होंगे। तो मान लो हमने +2 भी इधर किया, +2 भी किया, तो दोनों आपस में इक्वल आई। यस और नो? कि इफ इक्वल्स आर एडेड, अगर हमने इक्वल चीजें एडेड की है, टू इक्वल द होल आर इक्वल, अगर इक्वल पार्ट के अंदर हमने इक्वल चीजें एडेड की है तो जो आंसर आएगा वो भी, होल पार्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया सेकेंड एक्सोइम्स? एक मिनट। सब्ट्रैक्टेड, अब क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास इक्वल चीजों में इक्वल सब्ट्रैक्शन होगा
तो वो उसका पार्ट्स भी इक्वल होगा। जैसे ऐड किया था हमने, ठीक है, ये 5 है, मान लो इस बार हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड। इक्वल पार्ट्स में जब हमने इक्वल माइनस किया है तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास इक्वल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार मैं ये फिफ्थ ये सातों करवा देती हूँ एग्जाम्स, उसके बाद फर्स्ट वाला दोबारा से समझाएंगे। उसके बाद है फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या होता है? विद, हाँ जी, थर्ड करवा तो दिया, अभी सब्ट्रैक्ट का बताया था कि अगर आप दो इक्वल चीजों में सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी सेम आएगा, ऐड की तरह। कोइंसाइड क्या होता है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारे कोइंसाइड क्या होता है कि एक के ऊपर एक, मतलब किसी भी चीज को दूसरी वाली चीज को कवर कर रही है पूरी तरह से, ना वो उससे बड़ी है ना उससे छोटी है। मान लो मैंने ये लाइन ली है, ठीक है, तो क्या बोला है इसने कि अगर आपके पास ये लाइन है और इसको एक और लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब दूसरी लाइन हमने ये इसके ऊपर कर ली, ठीक है, ना इससे बड़ी है ना इससे छोटी है, पूरी तरह से इस लाइन को कवर कर रही है, तो क्या वो दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी? जो फर्स्ट लाइन मैंने ली थी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने सेकंड लाइन ली है मैंने, तो क्या वो दोनों लाइन, जो दो लाइन मैंने ऊपर नीचे ली जो एक दूसरे को कवर कर रही है, तो वो इक्वल है ना, क्योंकि ना तो बड़ी है ना छोटी है, वो कहीं से भी एक्सटेंड नहीं हो रही है कि भाई इधर से एक्स्ट्रा या फिर इधर से एक्स्ट्रा, नहीं, वो पूरी उसको कवर कर रही है अच्छे से। तो जब वो कवर कर रही है तो वो दोनों लाइन इक्वल होंगी, ठीक है। कोई चीजें एक दूसरे को कवर कब करेंगे? जब वो अच्छे से कवर कब करेंगे? जब वो दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, अगर आपके पास कोई भी एक चीज है और दूसरी चीज सेम वही चीज उसको कवर कर रही है अच्छे से, तो वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद एग्जाम फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब क्या है? अगर होल मतलब कंप्लीट और पार्ट मतलब उसी का एक छोटा पीस। मान लो अगर मैंने ये बोला कोई एक लाइन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, अगर मैं उसको पार्ट कर देती हूँ तो जो वो पार्ट किया है वो इससे हमेशा छोटा रहेगा, जो ये होल पार्ट है उस पार्ट से हमेशा बड़ा रहेगा, या फिर ये पार्ट उस पार्ट से हमेशा छोटा रहेगा। जी आप अभी इसके कितने भी पीस कर लो, ये पूरी तो 5 है, लेकिन जो ये आप पार्ट करोगे, जो भी ये पीसेस में आएंगे, ये हमेशा इससे क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। या फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जो होल पार्ट होता है वो अपने जो अलग अलग पार्ट्स हम करते हैं उनसे क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आया? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल है, जो पूरा है, वो अपने पार्ट से बड़ा होता है। तो कोई भी और एग्जांपल ले लो आप, मान लो 1 है, ठीक है, अब मैंने इसके पार्ट किए हाफ प्लस हाफ, तो 1 है वो हाफ से, इनके कोई से भी पार्ट ले लो, हाफ ले लो, हाफ ले लो, कोई सा भी ले लो, उससे बड़ा है। यही चीज बोल रहा है कि जो होल है वो ग्रेटर देन है अपने पार्ट से, जो पूरा है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है हमेशा, कभी इक्वल हो थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि हमने उस पूरी चीज को ही तो डिवाइड किया, पार्ट्स किए उसके। 6 थिंग्स विच आर डबल, 6 और 7 सेम है, ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आर इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना सभी को? वन अनदर। क्या बोला गया है कि अगर दो चीजें इक्वल होती है, अगर मान लो कोई दो चीजें इक्वल है, ठीक है, ये यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, या फिर आप मैथ्स में ये ले लो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दो चीजें इक्वल है, ठीक है, अगर उनके अंदर उनका डबल कर दिया जाए दोनों साइड, तो दोनों साइड उनका डबल कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद वो इक्वल आ रहे हैं? आ रहे हैं, दोनों साइड 10-10 आ जाएगा, तो वो इक्वल है। तो आपके पास अगर किसी भी चीज, सेम चीज है, कोई भी सेम चीज है और उसका डबल कर देते हैं, हम दोनों साइड डबल करते हैं, तो वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ में आ गया?
उसके बाद सेवेंथ जो है एक्सोइम, वो कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो चीजें सेम है और दोनों साइड उनका हाफ किया जाता है, तो हाफ करेंगे तो दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। अब हम अपने पोस्टुलेट्स को देखेंगे। एक्सॉइम्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। पोस्टुलेट, इक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स के बारे में बताया है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट के बारे में बताइए कि पोस्टुलेट होता क्या है, कि ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव होती है और वो सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। पोस्टुलेट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है कहाँ पर? सिर्फ ज्योमेट्री पर। A straight line may be drawn from any one point to any other। क्या कह रहा है कि आप एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, तो इन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या मैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो ये फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो यही बोल रहा है कि हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? एनी वन पॉइंट टू एनी अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, मान लो एक लाइन है, सेम लाइन है मेरे पास, इस लाइन को उसने क्या बोला है कि हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी भी साइड से। इस लाइन को हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस लाइन को हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारे पास कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, मान लो एक लाइन है, हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली टाइम। हम किसी भी इस लाइन को किसी भी साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी, a circle can be drawn with any center and any radius। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम एक सर्कल को ड्रॉन कर सकते हैं किसके साथ? एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लो यहाँ पर हमने ये कोई मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है, ओ पॉइंट है, यहाँ से मैंने रेडियस ले ली यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो क्या किया मैंने? अपनी पेंसिल को, कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके और एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कंपास की नॉक को बिल्कुल बिना हिलाए हुए। तो उसने क्या बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी सेंटर के साथ और किसी भी रेडियस के साथ। तो मान लो दूसरा है, ये यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ पर इस बार रेडियस मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, इस बार 3 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या किया मैंने कि अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल के और मैंने ये साइड सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि हम किसी भी सेंटर से और किसी भी कितनी भी रेडियस ले लें, हम जिस सेंटर कहीं भी ले लें, हम उससे एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो 7 लेते हो, ये एक सेंटर है, तो 7 सेंटीमीटर आपने रेडियस लिया, तो 7 सेंटीमीटर कंपास खोल के और उसको क्या कर दोगे आप? सर्कल ड्रॉ कर दोगे। तो ऐसे क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि हम एक सर्कल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, जी आप कितनी भी रेडियस ले लो और आप उसका सेंटर कहीं भी ले लो, ठीक है, उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? कि आपके पास जितने भी राइट एंगल है, राइट एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के, इक्वल होते हैं वो एक दूसरे के। यानी देखो यहाँ पर हमने एक परपेंड ले लिया, यहाँ पर हमारा क्या है ये 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये कितने का है? 90 डिग्री का। हमारे यहाँ पर हमें आर्म्स से, इन आर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे कितनी बड़ी लो या कितनी छोटी लो, हमें किससे फर्क पड़ता है? जो ये हमारा एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो आप ऐसे ही चाहे कितनी अलग अलग आर्म्स के साथ राइट एंगल बनाओगे, मान लो इस वाली आर्म्स को इस वाले एंगल में यहाँ पर रखती हूँ, इसके ऊपर रखती हूँ,
तो हमें आर्म से मतलब नहीं होता, जो ये एंगल है राइट एंगल है इससे मतलब है, ठीक है। तो ये जब हम इसके ऊपर रखेंगे फिट करेंगे तो ये एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप जितने भी राइट एंगल हैं वो एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आप इससे थोड़ा और बड़ी आर्म्स के साथ ले लो, ये क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, ये राइट एंगल है वो इक्वल है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो देखो एंगल इक्वल आएगा। बात दोबारा बोल रही हूँ, आर्म्स से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एंगल से मतलब है, क्योंकि उसने सिर्फ एंगल के बारे में बोला है। अगर मैं इसको ऊपर रखती हूँ तो यहाँ पर भी हमारा एंगल इक्वल आएगा, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ पोस्टुलेट, जो हमारी इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है वो देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कह रहे कि अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोली है, पैरेलल लाइन नहीं बोली। अगर पैरेलल बोलता तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बोलता तो हम क्या करते, ऐसे ड्रॉ करते, लेकिन उसने ये बोला है कि हमारे पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हमने दो स्ट्रेट लाइन ले ली। और अगर उसके ऊपर तीसरी स्ट्रेट लाइन उनके ऊपर आकर गिरती है, उसके बाद जो इंटीरियर एंगल बन रहा है सेम साइड का, जो इंटीरियर एंगल बन रहा है सेम साइड का, ठीक है, इंटीरियर एंगल ये और सेम साइड है, उसके बाद वो लेस देन है, वो छोटा है दो राइट एंगल से। तो राइट एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर टू राइट एंगल बोले, तो ये कितना हुआ, तो मतलब क्या है, अगर मैंने इस एंगल को ए माना और इसको बी माना तो मेरे पास जो a प्लस बी है वो लेस देन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे पोस्टुलेट, हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर अनदर स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर आकर गिरती है, तो जो दो सेम साइड में जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो हमारे दो राइट एंगल से छोटे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। अगर ऐसा है कि दो एंगल हमारे सेम इंटीरियर एंगल दो सेम साइड के अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो जो तो ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इनडेफिनेटली हमारी कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी, ठीक है। इस साइड वाली मीट नहीं करेंगी, क्योंकि उसने बोला है कि जिस साइड उसने ये बोला है कि दो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, 180 डिग्री से इस साइड छोटे हैं, तो जिस साइड छोटे हैं उसकी वो जो दो स्ट्रेट लाइन है वो आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आगे जाकर जरूर मिलेंगी। तो ये हमारा क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट। एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि दो अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर तीसरी स्ट्रेट लाइन आके गिरती है हमारे पास, ठीक है, तो जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल बन रहा है, सेम साइड में इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल ये भी है लेकिन सेम साइड में, जहां पर ये बन गया वहां पर ये है, ठीक है। अगर वो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो वो दो राइट एंगल से छोटे हैं, तो राइट एंगल फर्स्ट 90 डिग्री का, तो दो राइट एंगल है तो 180, यानी जो a प्लस बी है वो किससे छोटा आना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा है। तो जब a और b दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा है, तो जो ये इस साइड वाली लाइन है, जिस साइड एंगल छोटा है उस साइड वाली लाइन वो कभी ना कभी जाके आपस में मिलेंगी, ठीक है। ये पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट। इसके बाद हमारे एग्जाम में पोस्टुलेट यहाँ पर फिनिश होते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।